टाटा म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। यह इंडिया का पहला कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड से रिलेटेड फंड है। इस एनएफओ के अंदर आप 7 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं जानते हैं अब इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। बेसिकली यह फंड एक इंडेक्स फंड है और इस फंड के अंदर आपका जो निवेश रहने वाला है वह कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियों और इससे रिलेटेड इंडेक्स के अंदर ही रहने वाला है। अगर इसमें बात करें मेजरली तो दो टाइप की कंपनियां आती हैं, फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस। अगर फ्रंट ऑफिस में बात करें तो उसमें स्टॉक एक्सचेंजेस आ गई, स्टॉक ब्रोकिंग एंटिटी आ गई, वेल्थ मैनेजर कंपनी आ गई, एसेट मैनेजमेंट कंपनी आ गई। वहीं अगर बैक ऑफिस की बात करें तो उसके अंदर क्लियरेंस एंड स्टेटमेंट वाली कंपनी आ गई, डिपॉजिटरी आ गई, वहीं रजिस्ट्रार एंड ट्रेडिंग एजेंट से रिलेटेड कंपनी आ गई। जैसे कि आप इसके अंदर आपका जो निवेश रहने वाला है वह इसी से जुड़ी कंपनी और इसी से जुड़े इंडेक्स के अंदर ही आपका निवेश रहने वाला है। बात करें इन्वेस्टमेंट की तो जहां लोग पहले ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट करा करते थे, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट में अपना पैसा कैश जाके जमा करते थे, वहीं उसी से रिलेटेड एफडी या पोस्ट ऑफिस में ही बेसिकली जमा करते थे। वहीं अब वह बैंक अकाउंट के थ्रू ही डायरेक्ट कैपिटल मार्केट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वह चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू हो या फिर उनका डीमेट अकाउंट के थ्रू, वह अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो लोग कैपिटल मार्केट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ नज़र आ रहा है कि नॉर्मल सेविंग इन्वेस्टमेंट करने से उन्हें वो रिटर्न नहीं मिल सकता जो महंगाई को बीट कर सके। इसी वजह से आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैपिटल मार्केट का रुख कर रहे हैं। कैपिटल मार्केट में लोगों का रुझान किस तेज़ी से बढ़ा है इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि आप देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों के अंदर म्यूचुअल फंड फोलियो डबल हो चुके हैं, जो कि 20 करोड़ से भी ज़्यादा के हो चुके हैं। वहीं आप डीमेट अकाउंट भी देखेंगे तो हर साल दर साल इसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल मार्केट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वह चाहे आईपीओ के थ्रू हो या म्यूचुअल फंड के थ्रू हो या डायरेक्ट ट्रेडिंग के थ्रू। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ ही अपना रुख कर रहे हैं क्योंकि उन्हें यहाँ साफ नज़र आ रहा है यही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो महंगाई को बीट कर सकता है। वहीं बात करें इस इंडस्ट्री के स्कोप के बारे में तो जहाँ आप देखेंगे कि यूएसए के अंदर इक्विटी मार्केट के अंदर जो डीमेट अकाउंट की अगर परसेंटेज की बात करें तो 32% की है। वहीं चाइना के अंदर यह 14% है और इंडिया के अंदर यह पहले 5% थी और अगर 2024 के डेटे की बात करें तो यह 8% तक हो चुकी है। वहीं अगर म्यूचुअल फंड की परसेंटेज की बात करें तो अगर आप मेजरली टॉप के अगर देशों की बात करेंगे तो उसके अंदर सबसे कम रैंक जो है वह इंडिया का ही आता है, जहां ऑस्ट्रेलिया के अंदर 192% म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहीं यूएसए के अंदर 145% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। कनाडा में ये परसेंटेज 103% की है। फ्रांस में ये परसेंटेज 103% की है। वहीं यूके के अंदर 85% लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और ब्राज़ील के अंदर 67% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहीं चाइना के अंदर 19% इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर इसका कंपैरिजन हम इंडिया से करते हैं तो यहाँ पर केवल 16% लोग ही ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना बड़ा स्कोप है और फ्यूचर में इसके अंदर ग्रोथ होने की भी बहुत बड़ी संभावना है। लोगों को अभी अगर आप देखेंगे तो कैपिटल मार्केट के अंदर रुझान लगातार साल दर साल बढ़ता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी बुक का है। जहां 2020 के अंदर ये 100,000 करोड़ की एसआईपी बुक थी, वहीं 21 में इसमें थोड़ी गिरावट हुई जो कि 96,000 करोड़ हो गई। वहीं 22 में बात करें तो 124,000 करोड़ की हो गई। वहीं 2023 के अंदर 155,000 करोड़ की एसआईपी बुक हुई और 2024 की बात करें तो यह लगभग 199,000 करोड़ की एसआईपी बुक हुई है, यानी 2 लाख करोड़ रुपए तक का इसके अंदर एसआईपी की बुक हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग कैपिटल मार्केट के अंदर जो एंटर कर रहे हैं उनका पहला जो नज़रिया होता है और जो पहला उनका ऑप्शन होता है वह म्यूचुअल फंड ही होता है, जिसके थ्रू वो ईजिली कैपिटल मार्केट के अंदर एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर वह अपने रिस्क को भी मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि मंथली एसआईपी करने से उन्हें एवरेजिंग का भी फ़ायदा मिलता है। बात करें स्कीम डिटेल के बारे में तो इस एनएफओ का जो नाम रहने वाला है वह टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड रहने वाला है। यह अपने तरीके का पहला इंडेक्स फंड है इंडिया के अंदर जो कैपिटल मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करेगा।
वहीं यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके ऊपर एंट्री लोड और एग्जिट लोड की, तो उसके ऊपर एंट्री किसी प्रकार का लोड नहीं है। वहीं बात करें एग्जिट लोड की, तो यदि आप अपने पैसे को 15 दिन से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा, और यदि 15 दिन के बाद सेल आउट करते हैं तो किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं इसके अंदर आप केवल 5,000 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बात करें फंड मैनेजर की, तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर कपिल मेनन रहने वाले हैं। इस एनएफओ के अंदर आप 7 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर ले लें, और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। प्रभास म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि बड़ौदा पीएनबी प्रभास निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। इस इंडेक्स फंड के अंदर आपका जो निवेश है वह 25 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं जानते हैं अब इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। इस फंड में बेसिकली आपका जो निवेश रहने वाला है वह टॉप की 200 कंपनी में से 30 ऐसी कंपनियों के अंदर आपका निवेश होने वाला है जिसके अंदर मोमेंटम रहने वाला है। वहीं जिन्होंने लास्ट के मंथ के अंदर भी वॉलेटिलिटी को बीट करते हुए काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया गया है, इसी तरीके की कंपनियों को शॉर्टलिस्ट करके आपका जो बेसिकली निवेश रहने वाला है वह इसी टाइप की कंपनियों में रहने वाला है। बात करें निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड का, अगर हम कंपैरिजन निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स से करते हैं तो जहां 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड ने पिछले एक साल के अंदर 69% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 31% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 10 सालों में 23% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और 15 सालों में 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसका कंपैरिजन निफ्टी 50 से करते हैं तो उसने पिछले एक साल में 33% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 10 सालों में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और 15 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसने हर एक साल काफ़ी अच्छे मार्जिन से निफ्टी 50 को बीट किया है। वहीं अगर किसी व्यक्ति ने निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड के अंदर 10,000 रुपये की एसआईपी की होती तो उसका भी आप रिटर्न देख सकते हैं कि इसने पिछले एक साल में 64% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 39% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 34% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 10 सालों में 24% से ज़्यादा का रिटर्न दिया, और 15 सालों में 23% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। बात करें स्कीम डिटेल की, तो यह एक ओपन एंडेड फंड है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की, तो आप रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही ऑप्शन के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट आपका नज़रिया कम से कम 5 से 7 साल या इससे ऊपर का नज़रिया हो तो ही आप इस टाइप के फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप अपने पैसे को 7 दिन से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर 0.2% का एग्जिट लोड लगेगा। वहीं अगर आप 7 दिन के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें फंड मैनेजर की, तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर नीरज सक्सेना है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर ले लें, और अपने पोर्टफोलियो की सूटेबिलिटी चेक करने के बाद ही निवेश का कोई भी डिसीजन लें। दोस्तों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। लॉन्च किया जा रहा है जो कि व्हाइट ऑक कैपिटल डिजिटल भारत फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 20 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाए तो जब ये दोबारा से रीओपन होगा तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस फंड में बेसिकली आपको जो निवेश किया जाएगा वह टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेक्टर के अंदर ही किया जाएगा। अब जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। बेसिकली ये फंड थीमेटिक कैटेगरी का फंड है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनियों और इसी सेक्टर के अंदर आपका निवेश किया जाएगा। मेजर बात करें तो उसके अंदर आईटी सर्विसेज, कंसल्टिंग एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मेजर फोकस रहने वाला है। वहीं अगर इसके सब सेगमेंट की बात करें तो उसके अंदर मेजरली मीडिया और मीडिया से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, वहीं टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, इंडस्ट्रियल टेक कंपनियां, वहीं इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फर्म, वहीं इंटरनेट सर्विसेज में जैसे ई कॉमर्स हो गया, फिनटेक हो गया, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हो गए,
वहीं न्यू एज बिजनेस से रिलेटेड कंपनियां हो गई, और आईटी और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनियों में बेसिकली निवेश रहने वाला है। आज दुनिया में अगर आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मनी ट्रांजैक्शन भारत के अंदर ही होती है। आज की डेट में बात करें तो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ ना होता हो, चाहे वह बैंकिंग और फाइनेंसिंग सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, रिटेल सेक्टर हो या टेलीकॉम या मीडिया सेक्टर हो, वहीं एनर्जी और यूटिलिटी सेक्टर हो या ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर हो या हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर हो। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ ना होता हो, और आने वाले सालों में इसमें कमी आने की कोई भी संभावना नहीं है, इसमें बढ़ोतरी होने की ही संभावना है। बात करें वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनियों की, तो जहां 2004 में केवल टॉप 10 कंपनियों के अंदर केवल एक कंपनी ही आती थी, माइक्रोसॉफ्ट। वहीं बात करें 2014 में तो इनकी संख्या लगभग 3 हो चुकी है, जिनमें से पहले नंबर पर एप्पल है, तीसरे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट है और पाँचवें नंबर पर अल्फ़ाबेट है। वहीं बात करें 2024 में तो यह रैंकिंग 10 में से 7 कंपनियों पर आ जाती है, यानी टोटल 10 टॉप की बड़ी कंपनियों में 7 की जो कंपनियां हैं वह टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। वह चाहे एप्पल कंपनी हो या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हो या नवीडिया कॉर्पोरेट कंपनी हो या अल्फ़ाबेट हो या अमेज़ॉन हो या मेटा हो। साथ ही साथ TCS भी है जो 10वें नंबर पर आती है। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया में आज की डेट में वर्ल्ड वाइड में जो टॉप की 10 कंपनियां हैं उनमें से 7 कंपनियां जो हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही हैं। बट हम यहाँ पर अगर इसका कंपैरिजन इंडियन मार्केट से करें तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड केवल 2 कंपनियां ही आती हैं। दूसरे नंबर पर टाटा कंसल्टेंसी है, वहीं 7वें नंबर पर इन्फोसिस लिमिटेड है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टॉप 10 कंपनियों के अंदर केवल 2 कंपनियां ही हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। बट आगे आने वाले फ्यूचर में इनकी संख्या बढ़ने की पूरी संभावना है, इस वजह से इस सेक्टर में भी ग्रोथ होने की बहुत बड़ी संभावना है। बट ये एक थीमेटिक कैटेगरी का फ़ंड है और ये थीम है, तो इस फंड के अंदर अगर आप बिगनर इन्वेस्टर हैं तो उससे आप दूरी ही बना के चलें। बट अगर आप मेच्योर इन्वेस्टर हैं तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह वाइटो कैपिटल डिजिटल भारत फंड के नाम से जाना जाएगा। वहीं इस NFO के अंदर आप 20 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं बात करें ये एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है जिसके अंदर आपका टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनियों में ही इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। इस फंड के अंदर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके अंदर एसेट एलोकेशन की तो उसके अंदर इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर 80 to 100% का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं इक्विटी टू इक्विटी रिलेटेड अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर 0 से 20% का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं डेप्ट और मनी मार्केट के अंदर भी 0 से 20% का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और यूनिट ऑफ रेट्स के अंदर भी 0 से 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं इसके अंदर आप रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वहीं बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की तो आप लमसम के केस में 500 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, और SIP के केस में आप केवल 100 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बात करें इस फंड पे लगने वाले एंट्री लोड की तो उस पर किसी प्रकार का कोई एंट्री लोड नहीं है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि आप अपने पैसे को 1 महीने से पहले विड्रॉ करते हैं तो इस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा, और 1 महीने के बाद करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें फंड मैनेजर की तो इसके फंड मैनेजर मिस्टर रमेश, मिस्टर तृप्ति अग्रवाल, मिस्टर धीरेश पाठक और मिस्टर पीयूष बेरनवाल के द्वारा ये फंड मैनेज होने वाला है। वहीं बात करें इसके बेंचमार्क की तो इसका बेंचमार्क BSE टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं अगर इस फंड के अंदर आप निवेश की सोच रहे हैं तो निवेश से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर ले लें, क्योंकि ये एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है तो उसके अंदर हाई रिस्क और हाई रिटर्न की पॉलिसी काम करती है। वहीं अगर आप नए निवेशक हैं तो आप थीमेटिक कैटेगरी के फंड से दूरी ही बना के चलें। बट अगर आप मेच्योर इन्वेस्टर हैं तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन आप थीमेटिक सेक्टर के फंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट उससे पहले अपना रिस्क प्रोफाइल ज़रूर चेक करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीजन ले। HDFC म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया NFO लॉन्च किया जा रहा है जो कि HDFC निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। इस NFO के अंदर आप 20 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में कि यह किस तरीके से काम करेगा।
इस फंड में बेसिकली आपका जो निवेश किया जाएगा वह लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी की कंपनियों में आपका निवेश किया जाएगा। पहले जानते हैं कि लार्ज कैप में कौन सी कंपनियां आती हैं और मिड कैप में कौन सी कंपनियां आती हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक की कंपनियों को टॉप 100 में काउंट किया जाता है, जो कि लार्ज कैप में आती है। वहीं 101 से लेकर 250 नंबर तक की कंपनियों को मिड कैप के अंदर काउंट किया जाता है। यानी टॉप की 100 लार्ज कैप में रहेगी और अगली नेक्स्ट जो 150 कंपनियां होगी उन्हें मिड कैप में काउंट किया जाएगा। तो आपका जो निवेश किया जाएगा वह टोटल इन 250 कंपनियों के अंदर ही आपका निवेश होने वाला है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं 2006 से अभी तक की है, जिसमें कभी लार्ज कैप ने अच्छा किया है तो कभी मिड कैप ने अच्छा किया है। यानी कभी पहले नंबर पर लार्ज कैप ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो कभी मिड कैप ने। वहीं इसके अंदर अगर हम देखें वेटेज की, तो इस इंडेक्स के अंदर आपकी जो वेटेज रहने वाली है वह 50-50% की रहने वाली है। यानी आपका 50% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में होने वाला है और 50% इन्वेस्टमेंट मिड कैप के अंदर होने वाला है। 50 लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स की अगर टॉप 10 कंपनियों की बात करें तो उसके अंदर HDFC बैंक लिमिटेड के अंदर इसकी वेटेज जो रहने वाली है 4.4% की रहने वाली है। रिलायंस इंडस्ट्री की वेटेज 3.7% की है। ICICI बैंक की वेटेज 3.1% की है। इन्फोसिस की वेटेज 2.5% की है। ITC की वेटेज की बात करें तो यह 1.7% की है। टाटा कंसल्टेंसी की बात करें तो उसकी वेटेज 1.7% की है। L&T की वेटेज की बात करें तो उसकी वेटेज 1.6% की है। भारतीय एयरटेल की वेटेज की बात करें तो उसकी वेटेज 1.5% की है। एक्सिस बैंक की वेटेज की बात करें तो उसकी वेटेज 1.2% की है। सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो उसकी वेटेज 1.2% की है। वहीं टॉप 10 कंपनियों की टोटल वेटेज की बात करें तो यह 22.5% की टोटल वेटेज है। वहीं बात करें इस इंडेक्स के अंदर कितने सेक्टर कवर होने वाले हैं, तो उसके अंदर टोटल आपके 20 सेक्टर अक्रॉस इकोनॉमी के कवर रहने वाले हैं। बात करें इसके अंदर टॉप 20 सेक्टर की, तो उसके अंदर आपका फाइनेंशियल सर्विसेज आने वाला है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने वाला है, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस, वहीं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी, कंज्यूमर सर्विसेज, पावर, केमिकल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, मेटल एंड माइनिंग सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, रियल्टी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेक्टर, सर्विसेज, टेक्सटाइल, मीडिया एंटरटेनमेंट और डाइवर्सिफाइड रहने वाला है। यानी आपके टोटल 20 सेक्टर इस इंडेक्स के अंदर कवर होने वाले हैं। बात करें इंडेक्स रिटर्न की, तो निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने पिछले 1 साल में 20% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 13% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 5 सालों में 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 7 सालों में 44% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 10 सालों में 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 15 सालों में 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं सिंस इंस्पेक्शन से देखें तो उसने 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स की, तो उसने पिछले 1 साल में 17% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 21% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 7 सालों में 38% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 10 सालों में 16% से ज़्यादा रिटर्न दिया है और 15 सालों में 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें सिंस इंस्पेक्शन की, तो इसने 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें निफ्टी मिड कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स की, तो इसने पिछले 1 साल के अंदर 23% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 13% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 5 सालों में 28% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 7 सालों में 50% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 10 सालों में 27% से ज़्यादा रिटर्न दिया है और 15 सालों में 31% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। वहीं बात करें सिंस इंस्पेक्शन से रिटर्न की, तो इसने पिछले शुरू से ही जब से फंड लॉन्च हुए तब से 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। इस प्रकार से आपके सामने तीनों ही कैटेगरियों के रिटर्न शो हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में इसने कम रिस्क में इनकी तुलना में ठीक ठाक रिटर्न दिया है। एक एवरेज अगर रिटर्न मान के चले तो इसने 17% का सालाना रिटर्न दिया है। बात करें स्कीम डिटेल की, तो यह एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें फंड मैनेजर की, तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर निर्मल और मिस्टर अरुण अग्रवाल रहने वाले हैं। बात करें इसके बेंचमार्क की, तो उसका बेंचमार्क निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। एंट्री और एग्जिट लोड इसके ऊपर नील है। वहीं इसके अंदर आप SIP और लमसम दोनों ही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले टैक्सेशन की, तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यानी आपको जो भी प्रॉफिट होगा और अगर उसे आप 1 साल से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको
20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप 1 साल के बाद बेचेंगे तो इस पे आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, पर वो भी आपको तब देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से ज़्यादा होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।